2007 की बात है कि उस समय बहुत सारे मिडिल ईस्ट के एरियाज़ में सर्वे किए गए। इन सर्वेज़ में लैंड सर्वेज़ जो हुए, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये देखा जाए कि कितना ऑयल एंड गैस मिडिल ईस्ट में बचा है। और सरप्राइजिंग बात है कि जब ये फ्रेश सर्वेज़ हुए, इन सर्वेज़ ने बताया कि जो ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन है, उस ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन में बहुत सारा ऑयल एंड गैस अभी भी छिपा है। सबसे बड़ी बात थी कि उस समय ये पाया गया कि ऑयल एंड गैस भरपूर मात्रा में अवेलेबल है सीरिया में, लेबनन में, पैलेस्टीन में, और ये पाया जाता है साइप्रस के आधे टेरिटरी तक। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। सीरिया में ऑयल एंड गैस है, ये सबको पहले पता था, लेकिन ये जो नई टेरिटरीज आइडेंटिफाई की गई, खास करके लेबनन, खास करके पैलेस्टीन का इलाका और खास करके साइप्रस का इलाका, तो यहाँ पर जब ये सारा का सारा खेल खुला कि इस इलाके में भरपूर मात्रा में ऑयल एंड गैस है, तो ये सर्वेज उस समय जो अमेरिका के स्पॉन्सर्ड एजेंसीज़ ने किए थे, इनका खुलासा रशियन इंटेलिजेंस को भी हुआ। जब रशियन इंटेलिजेंस को उन्होंने अपने सोर्सेज के थ्रू इन सर्वेज को देखा, तो जितनी देर में अमेरिका कुछ कर पाता, 2007 के अंदर रशिया ने सबसे पहला कदम उठाया। उस समय रशिया ने एक निर्णय लिया कि हम एक पाइपलाइन बनाएंगे। उस पाइपलाइन का नाम दिया उसने ईरान इराक सीरिया पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के थ्रू रशिया ने बोला कि यदि मैं इस इलाके में पैसा लगाऊं और इस पैसे के थ्रू ईरान इराक सीरिया पाइपलाइन बना लूं, तो ये पाइपलाइन के थ्रू आगे जाकर मैं पूरे के पूरे यूरोप के एरिया में बहुत भरपूर मात्रा में ऑयल एंड गैस का सप्लायर बन जाऊंगा। यूरोप के देश ऑयल एंड गैस मुझसे तो वैसे भी ले रहे हैं। आने वाले समय में अगर मान लीजिए ईरान इराक सीरिया वाली पाइपलाइन के थ्रू मेरे पास ये कंट्रोल आ जाए, तो मिडिल ईस्ट से लेकर रशिया तक का पूरा ऑयल एंड गैस का जो कंट्रोल है, यानी कि फ्यूचर का कंट्रोल है, वो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकली रशिया के हाथ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही रशिया ने इस चीज़ के ऊपर कदम उठाने शुरू करे, उसी समय रशिया को एक चीज़ और समझ आई कि इस पूरे खेल में मुझे दो देशों की बड़ी सहायता चाहिए होगी, और पहला देश है कतर और दूसरा देश है टर्की। समस्या ये थी कि कतर तो कभी मानेगा नहीं, क्योंकि कतर अमेरिका का एलाई है। कतर में तो अमेरिका ने अपना एयरबेस भी बना रखा है। लेकिन दूसरा देश था टर्की। टर्की के साथ समस्या ये थी कि वो भी अमेरिका का एलाई है, वो भी शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर से नाटो का मेंबर है। और सबसे बड़ी बात, अगर टर्की को किसी तरीके से कन्विंस कर लिया जाए कि भाई आप हमारा साथ दें, तो हो सकता है कि ये पाइपलाइन को मटेरियलाइज करने में हमें दिक्कत ना आए। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर अगर आप विश्व इतिहास कभी पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि टर्की को नाटो में लाने का सबसे बड़ा कारण ही रूस था। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस और टर्की के संबंध पहले दिन से खराब थे और कतर का ऑप्शन ख़त्म हो चुका था। रूस के लिए समस्या थी। रूस चाहता था कि किसी तरीके से टर्की को कन्विंस कर लें कि भाई पुरानी बात है, रात गई बात गई, अब आगे का सोचते हैं। लेकिन उसको मालूम था कि ये दिक्कत होगी, तो टर्की को कन्विंस करना फिर भी पॉसिबल था, इम्पॉसिबल नहीं। कतर को लाना साथ में तो नियरली इम्पॉसिबल था, क्योंकि कतर में अमेरिका का, मैंने आपको बताया कि एयरबेस है। तो एयरबेस होने के नाते जो जाहिर सी बात है कि वो कभी भी कुछ भी हो जाए जीवन में, वो ईरान के साथ जुड़कर, इराक के साथ जुड़कर रूस का साथ कभी नहीं देगा। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर अमेरिका ने ये रणनीति बनाई कि कुछ भी हो जाए, ये जो पूरा इस इलाका सीरिया, लेबनन, पैलेस्टीन से लेकर साइप्रस तक का तेल पाया गया है, इस तेल पे कमान पूरी की पूरी और पूरा दबदबा मेरा होना चाहिए। इस चीज़ के लिए अगर दबदबा मुझे बनाना है, तो 2007 में एक निर्णय ले लिया गया, और निर्णय ये था कि मुझे कुछ भी करके ईरान को और कुछ भी करके रूस को इस इलाके से और नेचुरल गैस और ऑयल से बाहर रखना है। अब सवाल ये है कि ये कैसे होगा। इस रणनीति को बनाने के समय अमेरिका ने अपने मन में दो देश सोचे। एक देश इजराइल, जो कि यहूदी लोग हैं, जो अमेरिका के साथ ही रहे हैं हमेशा से, तो वो तो साथ थे ही थे। लेकिन पिछले लगभग 40 से 50 साल की नीति के तहत ये कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया आज की डेट में, हम लोग उसको इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में कहते हैं कि सऊदी अरेबियंस जो हैं वो सुन्नी मुसलमान नहीं, वो तो कलंक है सुन्नी मुसलमानों के नाम पर। सऊदी अरेबिया रियलिटी में जो है वो है बेसिकली क्रिप्टो ज्यूज़।
उनको तो क्रिप्टो ज्यूज़ नाम से जाना जाता है, क्रिप्टो यहूदी लोगों के नाम से जाना जाता है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो आज की डेट में वही करते हैं जो अमेरिका उनसे करवाना चाहता है। उनकी खुद की सोच ख़त्म हो चुकी है। वो एक जगह पर दिखावा दिखाते हैं पूरे विश्व के सामने कि हम यहूदियों के ख़िलाफ़ हैं, हम यहूदियों को तोड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन अंदर से यहूदियों के साथ मिले हुए हैं। और हाल ही में आपने जो अभी होते हुए पिछले 2 साल के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स देखे हैं, तो ये जो सारे सुन्नी देश यहूदियों के साथ जुड़ के आज की डेट में शिया ईरान को काउंटर कर रहे हैं, उससे वो चीज़ पूरी स्पष्ट और एकदम क्लियर होती है कि क्यों इनको सऊदी अरेबियंस को क्रिप्टो ज्यूज़ कहा जाता है। खैर, सऊदी अरेबिया और इजराइल का प्रयोग करके ईरान और रशिया को बाहर रखना अमेरिका का नया खेल था। अब सवाल ये था कि भाई ये कैसे होगा। तो उस समय 2007-8 के समय अमेरिका के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, इजराइल के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स हुई। 3 बड़े प्लान बनाए गए। सबसे पहला प्लान था ओडेड यिनॉन प्लान, दूसरा प्लान था क्लीन ब्रेक स्ट्रैटेजी, तीसरा प्लान था प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिका स्ट्रैटेजी। इन तीनों प्लान्स के पीछे अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनेटर जिसका नाम है जॉन मैकेन, वो था। जॉन मैकेन CIA के साथ मिलकर इन रणनीतियों को बना रहा था। इन रणनीतियों में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये था कि किन किन देशों को आइडेंटिफाई किया जाए कि जिन जिन देशों में समस्या क्रिएट हो सकती है, और उन समस्याओं के थ्रू हम रूस और ईरान को कम से कम जो है इस ऑयल एंड गैस के पूरे घेल से बाहर रख पाएँ। अब ये जो 3 प्लान मैंने आपको बताए, ओडेड यिनॉन प्लान, क्लीन ब्रेक स्ट्रैटेजी और प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिका स्ट्रैटेजी, इसके तहत 7 देश आइडेंटिफाई किए गए। 7 देश 2009 तक आइडेंटिफाई किए गए कि इन देशों को टारगेट करना है, कुछ भी करना है, लेकिन इन देशों में कुछ ऐसी समस्या पैदा करनी है कि जिसकी वजह से इन देशों के मसलों को टैकल करते करते रूस और ईरान इतने ऑक्यूपाई हो जाएं कि अमेरिका और हम लोग, सऊदी अरेबिया और यहूदी लोग मिलके चुपचाप से पीछे से ऑयल एंड गैस की पाइपलाइंस बनाकर कतर और टर्की के थ्रू यूरोप को ये ऑयल एंड गैस सप्लाई करना शुरू कर दें। 2009 के अंदर ये जो 7 देश थे उनके नाम आइडेंटिफाई किए गए। वो थे इराक, सीरिया, लेबनन, सूडान, लिबिया, इसके साथ साथ सोमालिया और ईरान भी आइडेंटिफाई किया गया। अब सबसे बड़ी बात थी कि ये जो 7 से 8 देश आइडेंटिफाई हुए, इन सारे देशों के साथ क्या करना था। तो इन सारे देशों के साथ एक खेल करना था जो CIA ने उस समय जॉन मैकेन, जो अमेरिका का एक सेनेटर था, उसके साथ बैठ के बनाया। और इस पूरे प्लान में प्रेसिडेंट ओबामा का बहुत बड़ा रोल था। इस प्रेसिडेंट ओबामा का रोल इस प्रकार का था कि 2010 में ओबामा ने एक स्ट्रैटेजी अनाउंस करी। उस स्ट्रैटेजी का नाम था रीडायरेक्शन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी CIA को दी गई थी। जॉन मैकेन लगा हुआ था ग्राउंड लेवल पे इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में। स्ट्रैटेजी क्या थी? स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी। स्ट्रैटेजी ये थी कि CIA 2010 में ये जो 7-8 देश आइडेंटिफाई हुए, इन देशों में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगी। कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ फेल्ड स्टेट, कि ये सारे देश फेल्ड स्टेट्स हैं। अब CIA के ऊपर था वो कैसे करेगी। ओबामा उस समय ये चाहता था कि देखिए, अमेरिका के अंदर हमारी फंडेड सोशल मीडिया एक नया नॉर्म क्रिएट कर रही है। 2010-11 समय भी था जब फेसबुक उभरा ही था, और फेसबुक उस समय एक बहुत बड़ा मिलिटेंट टूल CIA की तरफ से क्रिएट किया गया था। तो ओबामा ये भी चाहता था कि भाई ये मिलिटेंट टूल का भी यदि कोई प्रयोग हो पाए तो ये फेल्ड स्टेट कॉन्सेप्ट के साथ इसको जोड़ के देख लो। 2010 में सडनली मिडल ईस्ट के देशों में, खास करके इराक, ईरान, सीरिया, लिबिया, लेबनन, सूडान, सोमालिया, इन देशों में फेसबुक को प्रमोट करने के लिए अरबों रुपया लगाया गया। अरबों रुपया लगाने के बाद जब लोगों को फेसबुक पे लाया गया, तो ये सारे देश ऐसे थे जिनमें तानाशाह होते थे। इन तानाशाह वाले देशों में जब फेसबुक आया, तो फेसबुक के तहत एक बड़ी सिंपल चीज़ हुई। बहुत सारे लोग इन देशों के फेसबुक से जुड़े, और जब वो फेसबुक पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और जैसे धीरे धीरे फेसबुक प्रमोट होता रहा, फेसबुक के प्रमोशन के साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि CIA ने लोकल लेवल पे आग लगानी शुरू करी। आग ऐसे लगाई कि उसने छोटे छोटे पोस्ट डालने शुरू करे, जिसको लोगों ने लाइक करना शुरू करा, और लाइक करते करते शेयर करना शुरू करा, और वो धीरे धीरे वायरल हुए। और ये पोस्ट थे अपने तानाशाहों के खिलाफ। इन्होंने जब ये खेल शुरू करा तो उनको समझ आ गया कि अगर हमें इन इलाकों में फेल्ड स्टेट कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है तो फेसबुक हमारे लिए एक मिलिटेंट टूल है।
इसके साथ साथ इन तानाशाहों के खिलाफ एक रणनीति के तहत अगर लोगों को उकसा दिया गया तो खेल हमारा समझिए कि पूरा बन जाएगा। 2010 में जब ये चीज़ धीरे धीरे शुरू हुई तो 2011 के अंदर इस चीज़ ने फाइनल मटीरियलाइजेशन लिया, और उस चीज़ को जो फाइनली 2011 में मटीरियलाइज हुई आज की डेट में, उसको अमेरिका के अंदर बैठे हुए विशेषज्ञों ने एक टर्म कॉइन करके बोला कि ये तो अरब स्प्रिंग है। तो ये अरब स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट इस ऑयल एंड गैस के कॉन्सेप्ट के पीछे रिलेटेड था। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इन देशों में इस प्रकार की रणनीति के तहत ऐसी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दो कि रूस और ईरान को टेंशन हो जाए कि भैया ये मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। उस टेंशन को दूर करते करते चुपचाप अमेरिका, इजराइल और उनके क्रिप्टो जीव साथी जो सऊदी अरेबियंस थे, वो बेसिकली कतर और टर्की के साथ मिलकर सारी की सारी सीरिया, लेबनान, पैलेस्टीन, साइप्रस से ऑयल एंड गैस निकाल कर जो है उसको एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप की मार्केट में। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई कि 2011 में अरब स्प्रिंग तो कंसेप्चुअलाइज हो गया, लेकिन उस समय CIA ने फिर एक चीज़ ये भी करी कि उसने एक 18 साल से मोसाद में काम करते हुए एक व्यक्ति इलियट शिमोन को ले जाकर फ्लोरिडा में ट्रेनिंग दी। फ्लोरिडा में उसको ट्रेनिंग देकर, उसको एक इस्लामिक भेष देकर, उसको इवेंचुअली जब उन्होंने वापस भेजा तो ये बंदा जब वापस आया तो इसने एक संगठन क्रिएट किया जिसको हम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से आज जानते हैं। ये बंदा जब आया और जब ये आईसिस फाइनली क्रिएट हुआ तो इस आईसिस ने सबसे पहली बात इनिशियल लेवल पर वायलेंस नहीं करी। इस आईसिस को क्रिएट किया गया था बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से। इस व्यक्ति को फ्रंट पे रखकर ये बात बोली गई कि भाई देखते हैं कि अगर हम सीरिया को कन्विंस कर पाते हैं या नहीं। सीरिया को कन्विंस करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि सीरिया में बशर अल असाद है। बशर अल असाद एक अलावी मुसलमान है। अलावी सेक्ट जो है वो शिया इस्लाम का सेक्ट है, और जाहिर सी बात है कि असाद फैमिली आज की डेट में ईरान से संबंध ज़्यादा क्लोज रखती है क्योंकि वो शियाज़ हैं। और यदि असाद फैमिली अगर ईरान से संबंध गहरे रखती है तो ईरान और सीरिया का संबंध जाहिर सी बात है कि रशिया से अच्छा होगा, क्योंकि सुन्नी मुसलमान सारे आज की डेट में अगर किसी देश से अलाइंड हैं तो वो अमेरिका है, और शिया सारे अलाइंड हैं तो वो है रूस के साथ। तो असाद जो है वो वैसे भी रूस के साथ क्लोज था। असाद इस चीज़ को ओके भी कर चुका था रूस के साथ मिलके कि यदि सीरिया से ऑयल एंड गैस निकाल के अगर आपको बेचनी है यूरोप के मार्केटों में तो उसकी पूरी पाइपलाइन की गारंटी से लेके कंस्ट्रक्शन का कार्य मैं कराऊंगा। 2014 की बात है, कतर ने $2.5 मिलियन दिए इस व्यक्ति इलियट शिमोन को, जो कि सो कॉल्ड आईसिस का हेड बना घूम रहा था, और इसको $2.5 मिलियन देकर उन्होंने भेजा कि जाओ सीरिया के बशर अल असाद से बात करो, उसको कन्विंस करो कि पैसा ले ले, और बहुत पैसा आएगा लेकिन रूस का साथ छोड़ दे। $2.5 मिलियन लेके जब ये बंदा गया, इसने जाकर बशर अल असाद को कन्विंस करने की कोशिश करी, उस समय खेल सारा पलट गया। खेल ये हुआ कि ये व्यक्ति उस समय तो बोला बशर अल असाद को कि भैया आप ये पैसा ले लीजिए और इस पैसे को लेके अमेरिका का साथ दे दीजिए, क्यों रूस के साथ बैठे हैं। अब जब दिक्कत ये हुई कि जब उस व्यक्ति ने, बशर अल असाद ने मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमेरिका का साथ नहीं दूंगा, मैं रूस के साथ ही रहूँगा, बल्कि उसने इस व्यक्ति को ये भी कन्विंस किया कि लॉन्ग रन में तुम भी सोचो कि तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा अमेरिका से, क्योंकि ये तो सवाए पैसे के तुम्हारे को और कुछ नहीं देने वाले, सोच के देखना। एक पॉइंट उसने भी उसके मन में डिसोनेंस क्रिएट कर दी। लेकिन ये बंदा उस समय जो आईसिस का फाउंडर था, क्योंकि ये व्यक्ति ऑलरेडी पैसे में धुत था, तो जाहिर सी बात है कि ये पैसा लेके वापस आ गया। कतर को बोला कि ये लीजिए $2.5 मिलियन। असाद ने डील रिजेक्ट कर दी। अब जैसे ये डील रिजेक्ट हुई उसके बाद शुरू हुआ सीरिया में सो कॉल्ड सिविल वॉर। सीरिया के सिविल वॉर की सिचुएशन आप आज जानते हैं। सिविल वॉर में एक जगह पर असाद की सरकार लड़ रही है रिबेल्स के साथ, रिबेल्स को सपोर्ट कर रही है CIA, रिबेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं सारे सुन्नी, और असाद को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो है रशिया और दूसरा है ईरान। तो ये सारा सिविल वॉर जो चल रहा है ये एक नाटक है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि असाद अगर वहाँ से हट गया तो असाद के हटने से सीरिया का कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा, और सीरिया का कंट्रोल लाने के लिए आईसिस की स्ट्रेटजी अपनाई गई। आईसिस की स्ट्रेटजी में इसीलिए अब आप याद कीजिए कि 2015, 16, 17 आपने याद किया हो अगर, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि उस समय आईसिस टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन कर रही थी। धीरे धीरे छोटी छोटी टेरिटरीज़ को इराक से लेकर सीरिया तक ऑक्यूपाई कर रही थी। तो उद्देश्य ये था कि असाद को एक वार्निंग दी जाए कि देखो
आपकी ही सीरिया के अंदर छोटी सी टेरिटरी मैंने कंट्रोल कर ली, आईसिस की कंट्रोल में आ गई। और जैसे ही टेरिटरी आईसिस के कंट्रोल में आती थी, असाद को एक झटका लगता था कि भैया अगर पूरी टेरिटरी डमेस्कस तक चली गई तो समस्या ये होगी कि फिर सीरिया मेरे हाथ से निकल जाएगा। रूस ने सारे कदम उठाए, सारी कोशिश करी, सारा पैसा लगा दिया ये इंश्योर करने के लिए कि चाहे जितना मर्जी पैसा लगे, लेकिन बस बशर अल असाद 2014 से लेके आज 2024 हो गया, सीरिया तबाह हो गया, नाश हो गया, लेकिन बशर अल असाद को हटा नहीं पाए। अब दिक्कत क्या थी? अब दिक्कत ये थी कि अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा आईसिस को काउंटर करने में लगाया जा रहा था और आईसिस का खेल धीरे धीरे यूरोप के देशों तक पहुंचने लगा। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोवर्ट ऑपरेशंस करके यूरोप में खेल बिगाड़ने की कोशिश करी। अमेरिका जो था उसका खेल बिगाड़ने के लिए सबसे सिंपल स्ट्रेटजी पुतिन ने क्या अपनाई? पुतिन ने ये करा कि सीरिया से जितने भी लोग सिविल वॉर के दौरान उस समय सीरिया को छोड़ के भाग रहे थे, उन सबको एक बात बोली कि देखो आप भाग के कहाँ जाओगे। पुतिन ने अपने एजेंट्स को ग्राउंड पे छोड़ा और वो एजेंट्स क्या करने लगे कि उन्होंने एक देश आइडेंटिफाई किया यूरोप में जिसका नाम है जर्मनी। पुतिन के एजेंट्स चुपचाप सीरिया के सारे रेफ्यूजीज़ को जर्मनी ले गए। आपको याद होगा कि 2018-19 में जर्मनी के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस होने लगा था। बहुत सारे सीरियन रेफ्यूजीज़ भाग भाग के पनाह ले रहे थे जर्मनी में। अब पुतिन का ऑब्जेक्टिव क्या था? पुतिन का ऑब्जेक्टिव ये था कि अमेरिका के जो यूरोपियन एलाइज हैं उनको तंग करो, उनको तोड़ो, कि वो अमेरिका का साथ ना दें। जर्मनी के अंदर जब रेफ्यूजीज़ जाने लगे सीरिया से, तो जर्मनी के अंदर एक सवाल ये उठने लगा कि भैया हम इन सीरियन रेफ्यूजीज़ को क्यों भरें। इसके साथ साथ उसने दूसरी चीज़ ये शुरू कर दी कि पुतिन के थ्रू एक नया गेम ये स्टार्ट हुआ कि भाई फ्रांस के अंदर भी तकत की जाए। ये जो जर्मन रेफ्यूजीज़ थे, इन्हीं जर्मन रेफ्यूजीज़ में से कुछ रेफ्यूजीज़ को नेक्सस बनाकर माफिया और अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़कर, क्योंकि आज की डेट में यूरोप में पेरिस एक बहुत बड़ा माफिया हब है साइप्रस के बाद, तो वहाँ पर पेरिस के अंदर भी, पेरिस से लेके फ्रांस के दूसरे शहरों में बॉम्बिंग्स हुई और ये सारी बॉम्बिंग्स आपको याद होगा आईसिस के द्वारा की गई थी। आप सोचिए, ये खेल बड़ा सिंपल है। जब फ्रांस के अंदर भी आईसिस की बॉम्बिंग्स हुई तो फ्रांस को भी ये बात समझ आ गई। अब जाहिर सी बात है कि भाई फ्रांस था, जर्मनी था, जब इन दोनों ने कंप्लेन करी अमेरिका को कि भाई ये क्या हो रहा है, आईसिस हमारे यहाँ पर आकर हमारे यहाँ पर हमारे लोगों को तंग कर रही है एटसेट्रा, तो अमेरिका ने दिखावटी के नाम पर कि हम आईसिस को कंट्रोल करेंगे, उन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या करी कि आईसिस के टारगेट्स को बॉम्ब करना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे अमेरिका की नई रणनीति शुरू हुई कि आईसिस से टेरिटरी को लिबरेट करा लिया गया है। पर सबसे बड़ी बात ये थी, अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा जब भी आप किसी टेरिटरी को लिबरेट कराएंगे तो लिबरेशन के बाद वो टेरिटरी तो वापस उसी देश के पास जाएगी। यानी कि आईसिस की जो भी टेरिटरी ऑक्यूपाई आईसिस ने की थी, वो आईसिस की टेरिटरी ऑक्यूपाई होने के बाद अगर सीरिया से वो लिबरेट हो जाएगी, मान लीजिए आईसिस ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो थी वो वापस तो सीरिया की बशर अल असाद के पास जाएगी। तो इससे बेहतर और चीज़ क्या हो सकती थी? अच्छा, जब अमेरिका को लगा कि ये रणनीति तो बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई, हम आईसिस को बॉम्ब कर रहे हैं, आईसिस को बॉम्ब कर रहे हैं ये कह के पूरे विश्व के सामने कि भाई आईसिस हमारे एलाइज को, फ्रेंच और जर्मन्स को तंग कर रहा है, तो इसलिए हम आईसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और आईसिस की टेरिटरी जैसे जैसे लिबरेट होती गई, वो सारी टेरिटरी जो है इवेंचुअली अब्जॉर्ब होती गई सीरिया में बशर अल असाद के कंट्रोल में। तो उनको लगा कि इनडायरेक्टली तो हमने असाद का ही फ़ायदा उठा के फ़ायदा करवा दिया, इससे हमें क्या मिला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 2020 में इस बौखलाएपन में उन्होंने उठाकर अपने ही उस एजेंट को, जिसके नाम पर वो पूरा आईसिस चला रहे थे, 2020 में एक बम गिरा के ट्रंप ने उसी को मरवा दिया। तो खेल समझ लीजिए, अब वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन क्या आईसिस का थ्रेट पूरा ख़त्म हुआ? आंसर इज़ नो। आईसिस आज भी रेडी है, आज भी आईसिस चाहे उसका एक ग्लोबल लेवल लीडर ना हो, क्योंकि अब इनको समझ आ गया है कि ग्लोबल लेवल लीडर रखने से प्रॉब्लम ये है कि लोग कहेंगे कि उस लीडर पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है कोई। तो अब इन्होंने आईसिस को एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच दे दी है। आईसिस का अब प्रयोग किया जाता है खास करके रूस को टारगेट करने में। आपको याद है इसी साल फरवरी में क्या हुआ था? रूस के अंदर आईसिस का अटैक हुआ। अब आप खेल समझ रहे हैं, अब आप तार को कनेक्ट करके देखिए कि आईसिस जो है रूस टारगेट करने क्यों जाती है। अब आप समझ रहे हैं कि रूस को टारगेट करके आईसिस क्या दिखाना चाहती थी। वो दिखाना चाहती थी मॉस्को के अंदर कि हम भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन पुतिन ने उसको भी काउंटर कर दिया। दूसरा, अब आईसिस क्या करेगी? अब आईसिस आज की डेट में लेबनान को टारगेट कर रही है। लेबनान में हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला ईरान का प्रॉक्सी है, उसको टारगेट कर रही है। दूसरा, आईसिस आज की डेट में बोल रही है कि हम हूती रिबेल्स को मारेंगे, हूती रिबेल्स को मारेंगे यमन में। यमन जो है उसके बगल में सऊदी अरेबिया है।
सऊदी अरेबिया परेशान हो रहा है कि हूतीज़ जो हैं, जिनको अंसार अल्लाह के ग्रुप के अंदर डालकर आज की डेट में ये लोग हम पे टारगेट करवा रहे हैं, जो ईरानियंस हैं, हम उसको टारगेट कैसे करें। तो आईसिस के थ्रू आज की डेट में अंसार अल्लाह के ऊपर सिविल वॉर करी जा रही है। अब इन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि अंसार अल्लाह हूतीज़ जो हैं, उनका असली एनिमी है सऊदी अरेबिया। उसको क्रिएट किया गया है कि सऊदी अरेबिया यमन के बॉर्डर पे बिजी रहे, लेकिन वहाँ पर अगर आप तीसरा प्लेयर ला के ड्रॉप कर देते हैं तो यमन में सिविल वॉर होगा। सिविल वॉर होने के नाते सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि यमन के लोग रेफ्यूजी बनने के लिए सऊदी अरेबिया में जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया आज की डेट में बौखलाया हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान को समझ नहीं आ रही है कि भैया अब मैं क्या करूं। मैं एक जगह पर यमन को टारगेट कर रहा हूं जहां पर हूती हैं, दूसरी जगह पर वहां पर साथ ही में हूतीज़ को मार रहे हैं आईसिस वाले। अब मुझे वहाँ पर जाके समझ नहीं आ रहा कि भैया हूती कौन है और आईसिस कौन है। वो तो बेचारा लड़का ना समझ है। मोहम्मद बिन सलमान 30-32 साल 34-35 साल की उम्र में अब आप जो है किंगडम के रूलर बन जाओगे, और इतनी अकल तो होगी नहीं, क्योंकि बचपन भर आप जो है मैकडोनल्ड के बर्गर खाए थे। जो सऊदी अरेबिया के हाउस को इनसाइड से जानते हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि भाई इस केस में अब वहाँ पर उनको अलग समस्या हो गई है। तो आज की डेट में क्या खेल है, आज की डेट में आप देखेंगे कि आने वाले समय में, और ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं कोई पंडित या कोई यहाँ पर ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन जो खेल आपके सामने है आप देखेंगे बहुत ही जल्द कि आईसिस के फाइटर यूक्रेन जाएंगे, और जो यूक्रेन में रशिया ने फ्रंट खोल रखा है उस फ्रंट में रशिया को टेरिटोरियलाइज करके ऑक्यूपाई करके उसको वहाँ पर ट्रबल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिका के दिमाग में अब यही चल रहा है कि आईसिस को यूक्रेन ले जाना मतलब यूक्रेन के आसपास के देशों में और समस्या क्रिएट करना, क्योंकि आज की डेट में आईसिस को यमन ले जाकर हम ये समस्या क्रिएट कर ही चुके हैं। तो अब इस केस में किया क्या जाए, तो यहाँ पर सारा खेल जो है ये खेल ऑयल एंड गैस का है। ये खेल है कि यूरोप की मार्केट में ऑयल एंड गैस कौन दे पाएगा, कौन बना पाएगा। लेकिन अगर मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच आईसिस का खेल ये है, तो ये मत भूलिएगा कि पाकिस्तान आज की डेट में अमेरिका के चरण चुंबक एटीट्यूड करने के बाद उसके चरण चुंब के उसको ये बोलता है कि भाई थोड़ा सा ये आईसिस का प्रयोग हमें भी करने दो भारत के खिलाफ। और अमेरिका उस चीज़ को सपोर्ट करता है। भारत के अंदर आईसिस के मॉड्यूल्स चलाए जा रहे हैं। एक कभी अलग वीडियो बनाकर आपको उन आईसिस के मॉड्यूल्स के बारे में भी मैं ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।